वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द रैंक्स। सो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, अवनी और अनंत। सो बेसिकली इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक जनरल स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, जो कि मैंने अपने अभी तक के करियर में ये एक्सपीरियंस किया है कि 90% जो हमारे लोग हैं इंडिया में, और जो पेरेंट्स की मेंटेलिटी है, माइंडसेट ऐसा है कि अगर उनके बच्चों का ना 25 से 30 लाख की नौकरी लग जाए तो दे वुड बी मोर देन हैप्पी, मोर देन सेटिस्फाइड कि हाँ भाई उनके बच्चों ने दुनिया जीत ली और वो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देंगे। तो हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट है ना, अनंत और अवनी, वो उनकी स्टोरी सिमिलर लाइंस पर ही है। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इतना अच्छा पैकेज क्रैक किया था अपने मास्टर्स के बाद, बट आफ्टर वर्किंग फॉर ग्रेट एमएनसीज, उन्होंने अपनी जॉब क्विट की और अपना खुद का एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, दैट इज नोन एज पोद्दार फार्म्स। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं नटशेल में बताऊं तो ये वीडियो रहने वाली है अनंत और अवनी की पूरी, हम जर्नी समझेंगे कि उनकी ग्रेजुएशन की जर्नी कैसी थी, मास्टर्स की जर्नी कैसी थी, और क्यों उन्होंने एक इतनी अच्छी हाई पेइंग जॉब, एक इतनी अच्छी वेल सेटल्ड वेल रेप्यूटेड सिटी में जॉब कर रहे थे वो दोनों, और वो उन्होंने क्यों छोड़ी, क्या रीजन था, और उन्होंने अपने स्टार्टअप में इतना अपना स्टार्टअप कैसे स्टार्ट किया। तो आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू, Anant and Avni. Welcome to our channel Beyond the Ranks. So good to have Thank you for having us. Thanks a lot, Lavin. So कैसे हो आप दोनों? बिल्कुल All बढ़िया। good. Yeah. So Anand and Avni, first of all I would like to know कि यार आप अपनी बस हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको स्टार्टिंग में थोड़ा ये बता दें कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ब्रीफ में, और उसके बाद आपकी जो जर्नी रही है, लाइक योर ग्रेजुएशन जर्नी एंड योर पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नी। Okay, I'll go first. So hi everyone. This is Avni, and thank you so much, Lavin and Sachin, for hosting us. So I am a BTech in computer science from JSS Noida. It's a UPTU college. Nowadays UPTU is called as AKTU. So 12th के बाद I joined the college, and somewhere around second year I came to know कि coding मुझे नहीं करनी है आगे. So that's when I काइंड ऑफ स्टार्टेड कि क्या करना है आगे. मुझे चाहिए था कुछ कॉन्वर्सेशनल, मुझे चाहिए था कुछ कि ब्रांड्स कैसे काम करते हैं, एंड देन कैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है. तो आई वाज मोर इनटू दैट. तो मैंने बीटेक में सिर्फ मजे किए हैं, पढ़ाई भी की है ठीक है, लेकिन मजे ज्यादा किए हैं. बीटेक के बाद नौकरी लग गई, तो आई वर्कड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. 1 साल मैंने जॉब किया है. जॉब के साथ साथ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट. तो 1 साल बाद आई क्विट माई जॉब एंड देन आई गॉट इनटू एफएमएस दिल्ली. वहां से मैंने अपना एमबीए किया एंड माय स्पेशलाइजेशन वाज मार्केटिंग और ऑपरेशंस. माइनर्स वर ऑपरेशंस. तो ड्यूरिंग द एमबीए आई वर्क विद Mondelez, और यू मे नो इट एज कैडबरी, राइट? सो वहां पर मैं मार्केटिंग इंटर्न थी फॉर अबाउट 3 months, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द पोस्ट ग्रेड मैंने काम किया रेड बस के साथ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर. तो रेड बस इज अ पार्ट ऑफ गो एमएमटी, राइट? तो ये मेरी शॉर्ट में जर्नी रही है. एंड देन ड्यूरिंग बोथ द स्टिंट्स एज अ मार्केटिंग इंटर्न विद कैडबरी एंड एज अ प्रोडक्ट मैनेजर विद रेड बस, दोनों में ही ये चीजें सीखने को मिली कि एक्चुअली ब्रांड्स कैसे बनते हैं, एक्चुअली प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, एंड बन तो जाते हैं, then how does the customer or the target audience accept them? So मेरा special interest इसी चीज में था. That's why I got into product management and not into sales, because मेरे को sales का और marketing का थोड़ा सा experience हो गया था Mondelez के साथ काम करके. And then I went on learning about products and everything with Redbus, and I'm very grateful for that. Then उसके बाद हम साइड बाय साइड कर रहे थे पोद्दार फार्म्स. आई वाज नॉट वर्किंग फुल टाइम. मैं अपना थोड़ा एफर्ट और थोड़ा टाइम देती थी व्हाइल अनंत वाज इनटू इट फुल टाइम. तो धीरे धीरे हमें लगा कि नाउ वी नीड टू शिफ्ट द फोकस, बिकॉज हमारे ऑर्डर्स बढ़ रहे थे एंड देन वी वर गेटिंग अटेंशन. सो ईयर एंड अ हाफ बैक आई क्विट माय जॉब एंड देन आई एम वर्किंग इन पोद्दार फार्म्स full time, and I am handling currently the marketing part of it, the branding part of it, and technology part of it. So that's a brief about me. You can go ahead.
Yeah. Hi guys, my name is Anant. I am a BCom honors graduate from University of Delhi. After my graduation, I worked briefly for Siemens for around 1.5 years. उसके बाद I quit and I did a formal training in this technology, hydroponics. उसके बाद I worked as a farm manager for a couple of companies. After that, I came back to my hometown, and in 2020, I started my company, Poda Farms. So currently, I'm looking after production, operations, and business development. ओके, ग्रेट ग्रेट. सो अनंत, ये आइडिया किसका था हाइड्रोपोनिक्स का, और ये मतलब जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? लाइक आपने बीकॉम किया एंड आई बिलीव इसका थोड़ा सा कनेक्शन है, थोड़ा साइंस वगैरह से रिलेटेड है, एंड यू वर इनटू द कॉमर्स डोमेन. तो अवनी करते तो अवनी का समझ में आता है, लेकिन ये आपके दिमाग में कहाँ से स्ट्राइक किया, और उस आइडिया को आपने एक तो आइडिया कहाँ से स्ट्राइक हुआ, और फिर वो आइडिया को इतना नर्चर कैसे किया कि यार वो आज उसे एक स्टेब्लिश्ड फर्म बनाना है, स्टेब्लिश्ड आइडिया बनाना है? क्योंकि यार आइडियाज तो बहुत स्ट्राइक होते हैं. अभी हम बात करेंगे आधा एक घंटा तो 10 आइडियाज आ जाएंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट वो कहाँ से आया, वो मेरे को समझना है आपसे. ओके, सो इट वाज अराउंड आई थिंक 2016-17 की बात है. मेरा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर था. स्टार्टिंग से ही मेरा थोड़ा स्पेशल इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स एग्रीकल्चर. हम लोग स्मॉल टाउन से हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत है, और स्टार्टिंग से हमने देखा कैसे एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ है इंडिया में. सो वो ऐसा टाइम था कि मुझे स्पेशल इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स एग्रीकल्चर. ऐसा था कि मुझे स्टार्टअप ही करना है, तो कुछ इनोवेटिव करना है. मुझे मेन स्ट्रीम जॉब्स वगैरह में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं था. तो जब मैं R&D कर रहा था, मुझे दो चीज का रियलाइजेशन हुआ कि और सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी बहुत पीक कर चुकी हैं, उसमें एडवांसमेंट बहुत हो चुके हैं, तो इसमें स्कोप थोड़ा कम है. सेकेंडली, जो इंडिया की एग्रीकल्चर है वो बहुत पीछे है कंपैरेटिवली, और फॉरेन कंट्रीज से इसमें बहुत स्कोप है और बहुत नीड है कि इसमें कुछ इनोवेशन हुए. क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, जो पहले जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो कम हो रहे हैं, हेल्थ लोगों की डिटोरिएट हो रही है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस वो लोग खा रहे हैं सब में केमिकल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं. तो जो ये आजकल की एग्रीकल्चर की कंडीशन है उसको देख के मेरे अंदर कुछ ऐसा ज़ील आया कि हाँ, कुछ एग्रीकल्चर में हम लोग इनोवेटिव कर सकते हैं. उसी R&D के बीच में आई गॉट टू नो अबाउट दिस इजरायली टेक्निक, हाइड्रोपोनिक्स. सो ये ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें वी डोंट यूज सॉइल टू ग्रो. हम लोग सॉइल का सब्सटीट्यूट यूज करते हैं, इधर कोकोपीट और परलाइट और वर्मिक्यूलाइट. ये एकदम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है. इसमें पूरा जो मीडिया होता है वो स्टेराइल होता है, और जो भी हम लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं वो जो कि हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, तो हम उसको पूरा स्टेयर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जर्मिनेशन टू द एंड. तो उसका जो यील्ड है वो बहुत अच्छा आता है, जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है, न्यूट्रिशियस होता है, जो उसकी जेनेटिक पोटेंशियल तक लेकर जाते हैं. तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी चीज लगी, अट्रैक्टिव था, तो इसके बारे में मैंने और स्टडी किया. आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैं प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठा था, बिकॉज आई हैड दिस क्लैरिटी कि मुझे यही करना है. सो आफ्टर फॉर कपल ऑफ मंथ्स मेरा पूरा फुल ऑन चला R&D. सारा थियोरेटिकल पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, सारा यूट्यूब वीडियोस में देख चुका था. उस टाइम बहुत रेयरली कोई कंपनी थी इस इंडस्ट्री में, बिकॉज इस टाइम पिक ही हुआ था ये, तो उनको फॉलो करा. बट अगेन वो पॉइंट था कि मेरा कोई प्रैक्टिकल इसमें बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, कुछ भी जिसने आज तक एक सीड नहीं लगाया जिंदगी में वो कैसे हाइड्रोपोनिक के बेस पे कंपनी कर दे. तो 2 महीने बाद मेरा प्लान थोड़ा स्टॉप हुआ. आई टुक अप जॉब एट सीमेंस. ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, क्योंकि उस जॉब के थ्रू मैं पूरा इंडिया ट्रैवल किया. मैंने 5 डिफरेंट स्टेट्स में मैंने जॉब किया, डिफरेंट प्रोफाइल्स में जॉब किया. उसके टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट डिफरेंट पीपल हु आर इनटू इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. उसी टाइम मैं कुछ कंपनीज में गया जो कि हाइड्रोपोनिक्स में अच्छा काम कर रही हैं. कुछ लोगों से मिला जो कि उनके पास क्लैरिटी की थी कि हम आगे इसको कैसे इनोवेटिवली और अच्छा कर सके. सो आफ्टर 1.5 years जब मैं सीमेंस में था, तो आई मेट a consultant who apparently brought this technology to India.
in I Oh. think 2011-12. So Mhm. उनका वर्कशॉप था, वो वर्कशॉप के बाद मैं उनसे मिला एंड वी हैड डिस्कशन फॉर 2 आवर्स, सब डिटेल में बातचीत हुई। वेरी नेक्स्ट डे मैंने जॉब छोड़ दिया एंड Oh. आफ्टर 15 days आई वाज विद हिम इन अ स्मॉल टाउन इन कर्नाटका। सो Mhm. उनका रूफटॉप पे था कुछ छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर, वहां पे आई ट्रेन फॉर 3 months एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। वेरी इंप्रेसिव आनंद, वेरी इंप्रेसिव। लाइक मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि लाइक या मैं खुद कोर बायोटेक का बंदा हूँ और बायो मतलब ना बायो से प्यार ही है। तो जो अनंत ने पूरी बताया, जर्मिनेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये सब अगर मैं करूँ तो समझ में भी आता है। लेकिन मतलब मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर यार एक कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा जिसने बीकॉम की है, 12th में कॉमर्स थी, वो अगर ये सारी चीजें कर सकता है ना, तो स्काई इज द लिमिट। मतलब ये प्रैक्टिकल मोटिवेशन है। मैं मतलब हमारे चैनल का एम ये नहीं है कि यार हवाई बातें करनी है या फिर हमें मेरे हिसाब से ना मोटिवेशन बहुत शॉर्ट लिव्ड है। हर चीज डिसिप्लिन से होती है और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो अनंत में जो वो ट्रिगर पॉइंट आया कि यार एक क्लैरिटी थी कि हाँ जॉब नहीं करनी, कुछ अपना ही करना है। और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, मतलब करेक्ट मी अनंत इफ आई एम रॉन्ग, लाइक मुझे बिजनेस का जितना समझ में आता है कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है, उसके बाद फिर हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। जो सॉल्यूशन होता है फिर उससे हमारे बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं। तो यहाँ पर मुझे आपसे ये चीज समझनी है कि हाइड्रोपोनिक्स का जो मार्केट है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, सॉल्यूशन भी देख लिया, तो अभी इंडिया में इसकी मार्केट कितनी बड़ी है और ये कैसे डाउन द लाइन अगले 5 से 10 सालों में और इवॉल्व करने वाली है? ओके, सो मार्केट इसका इवॉल्व हो रहा है बहुत ज्यादा। इफ आई टॉक लास्ट 5 साल में क्या प्रोग्रेस किया है, इसका जो अवेयरनेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो लोगों को नहीं पता था व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाई टू कंज्यूम हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस, इसका इतना ज्यादा अवेयरनेस आज लोगों को आ रहा है कि प्रीमियम मार्केट्स में जो टियर 1 सिटीज हैं वहां पे लोग आर रेडी टू पे मोर देन 100% प्रीमियम। क्यों है? बिकॉज दे आर एक्चुअली गेटिंग क्वालिटी, दे आर एक्चुअली गेटिंग न्यूट्रिशन, अनअडल्टरेटेड फूड मिल रहा है, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी है, कोई पूरे साल अवेलेबिलिटी है। तो ये जो बेनिफिट्स हैं हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस के, तो इससे ये है कि जो इसका मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सो इसका जो पोटेंशियल है इन द कमिंग टाइम, इफ यू टॉक अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड हांगकांग, उसमें मेजोरिटी जो एग्रीकल्चर है वो हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू होता है, बिकॉज वहाँ पे लैंड शेयर नहीं है। इंडिया में ऑल्दो लैंड है, बट विद टाइम जो फर्टाइल लैंड है वो कम होता जा रहा है, जो प्रॉपर फार्मर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, एंड इन फ्यूचर ये शिफ्ट जो है वो कोई रोक नहीं सकता है। अगर जो लोगों की डिस्पेंसेबल इनकम बढ़ रही है, जो लोगों का खर्चा करने का बढ़ रहा है, हेल्दी लाइफस्टाइल टुवर्ड लोगों का बढ़ रहा है ज्यादा, तो ऑब्वियसली हाइड्रोपोनिक्स उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बंदा फ्रेश सब्जी, फ्रेश फ्रूट्स जो प्योर है, अगर उससे अपनी लाइफस्टाइल बदल रहा है तो फर्स्ट स्टेप है। तो हाइड्रोपोनिक्स का बहुत अच्छा फ्यूचर है एंड लास्ट 5 years में बहुत कंपनीज आई हैं। 5 साल पहले हार्डली कोई कंपनी थी, बट आज के दिन आई कैन से मोर देन 100 कंपनीज हैव कम अप इन दिस डोमेन एंड मोर विल कम। And I guess around like 15 to 20% year-on-year growth है इसके मार्केट में। So that is something that is एक बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, not just for us but all the other people who are planning to be in this space या फिर the companies who are already there. So it's a very very big opportunity. Great. It's saturated. Okay. I have like a question here, Lavin. So Anant and Avni. So in आजकल हम मार्केट में देख be bit louder. आजकल जैसे अभी हम मार्केट में देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड्स के बीच में बहुत डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स फूड्स क्या हमारे ऑर्गेनिक फूड्स में आते हैं या ये उनसे अलग हैं? So technically hydroponic produce is not organic, because organic में क्या होता है, आप सारी नेचुरल चीजों को यूज करते हैं फॉर फर्टिगेशन,
न्यूट्रिशन के लिए या फिर पेस्टिसाइड्स के लिए, सारा जो नेचुरल सामान है उसको यूज कर रहा है। बट इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोपोनिक्स, इसमें हम लोग लाइक अ फैक्ट्री, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियल चीजों को यूज करते हैं, बट दे आर हेल्दी, दे आर नॉट हार्मफुल। लाइक इफ आई टॉक अबाउट, अगर किसी ह्यूमन बीइंग को कैल्शियम की कमी होती है तो वो कैल्शियम टैबलेट्स खाता है, उसमें आयनिक फॉर्म में कैल्शियम होती है और वो वाटर के साथ मिलकर अंदर जाता है और वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। सेम वे अगर प्लांट को जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, 13 to 15 न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, हम लोग सारे न्यूट्रिशन एज पर रिक्वायरमेंट वाटर में ऐड करते हैं आयनिक फॉर्म में, और फिर हम वाया वाटर, वाया ड्रिप इरिगेशन प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। तो टेक्निकली इट इज नॉट ऑर्गेनिक, बट इट इज बेटर देन ऑर्गेनिक बिकॉज पूरा एनवायरमेंट कंट्रोल है। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि वो ओपन फील्ड में ग्रो करते हैं एंड पीपल डोंट हैव कंप्लीट कंट्रोल कि आसपास से क्या केमिकल्स फ्लो होके आ रहे हैं, क्या आसपास वाले स्प्रे कर रहे हैं वो आ रहे हैं। तो वैसे तो वो ऑर्गेनिक है, बट वो टेक्निकली ऑर्गेनिक नहीं हो सकती, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सर्टिफिकेशंस ऑर्गेनिक मिलना आजकल बहुत इजी है, बट कोई उसको जाके चेक नहीं कर रहा कि किस हद तक वो ऑर्गेनिक है। तो अनंत, ये इसमें अलग सेगमेंट है, राइट? यस, इट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। ओके अनंत, मेरे को इसमें एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि अगर मैं प्राइस रेंज में बात करूं, ठीक है, आपने ये तो बताया कि जितने मतलब कंपैरेटिवली डिसएडवांटेजेस कम है, ठीक है, अगर हम ये कंज्यूम कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो डिसएडवांटेजेस की हैं। तो अगर मैं इसके चैलेंजेस की बात करूं कि अभी आपको करंटली अपने बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस हाइड्रोपोनिक्स के लिए, ठीक है, और दूसरा मेरे को ये पूछना है कि क्या स्केलेबिलिटी भी एक चैलेंज है, और दूसरा इसमें प्राइस क्या मैटर करती है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कुकुम्बर की अगर मैं बहुत क्योंकि हमारा जो हमारी जो व्यूअर्स हैं उनको इतना टेक्निकलिटी में नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा लेमन में मैं ये भी समझना चाहता हूँ आपसे कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एज इन प्राइस रेंज में क्या डिफरेंस है, प्लस आपको स्केलेबिलिटी में चैलेंज आता है नहीं आता है, और या फिर आप उसे ओवरकम कैसे कर रहे हो। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट प्राइस रेंज, अगर आपका जो कॉस्टिंग पार्ट है वो जो और टाइप की अर्निंग्स है उससे थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, तो ऑब्वियसली आपका जो प्राइसेस है वो आपका ऑलमोस्ट 30 to 50% महंगा रहेगा। अगर आपका नॉर्मल क्यूकम्बर मंडी में 30-40 का बिक रहा है तो आप 60-70 का और मिनिमम आपका एक कॉस्ट करेगा। बट अगेन आपको वो बेटर क्वालिटी मिल रहा है, शेल्फ लाइफ ज्यादा मिल रहा है और यूनिफॉर्मिटी मिल रही है आपको। तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं उसमें एकदम सिमिलैरिटी है, हर पीस उसका सेम साइज का है, सिमिलर दिखने का है, न्यूट्रिशन है, इसमें एडल्ट्रेशन नहीं है। तो जब इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं आदमी को तो मेजॉरिटी पीपल विल पे 40 to 50% premium for the produce. And again, this is catered, like this is towards a niche crowd because not everybody can afford it. Normal अगर हम जनता की बात करें तो they won't be able to afford it, but people who have high disposable income, basically they are doing whatever they can healthy होने के लिए, right? उन लोगों के पास, उनके पास ज्यादा पैसा है लेकिन उनके पास टाइम भी नहीं है, correct? तो how do they like get the best out of all? So this is one way they can. So this is one shift they can make in their lifestyle. And that is why आपने देखा होगा, not everywhere, but since Sachin you said that you were in Bangalore, right? I was also staying in Bangalore. In Gurgaon also, Lavin, you might know, there is separate section for hydroponic vegetables. अगर आप उस पे देखते हैं बिग बास्केट पे या कहीं पर, तो आपको दिखेगा कि हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स एक नया सेक्शन है। बैंगलोर में से स्टार्ट हुआ because there are a lot of people falling into this category there. जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा है, they want to invest on their health क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है अपनी हेल्थ इंप्रूव करने का, करेक्ट? So this is meant for a niche crowd. Okay. So जैसे मतलब अगर मैं इसे नटशेल में समराइज करूं तो जैसे हमारे भी जो हमारा पॉडकास्ट है उसकी भी एक टारगेटेड ऑडियंस है, कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। ऐसे हर बिजनेस का भी एक नीश क्राउड होता है, ऐसा नहीं है कि आप सबको कैटर कर लोगे, और वो अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो सबको कैटर कर रहा है तो वो बेवकूफी भी हो सकती है एक तरह से।
तो आपने जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो मिड मतलब या तो वो प्रीमियम कैटेगरी के लोग हैं या फिर मतलब अभी अभी आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो टियर 1 और टियर 2 सिटीज के ही हैं, जो मतलब गांव देहात या कस्बे, वो आपके अभी क्लाइंट्स नहीं है, राइट? So education also plays a part here. Not everybody Okay. can understand कि क्या difference है hydroponics में, right? Okay. हाँ. अब अगर आप देखिए हम खुर्जा में रहते हैं, right? खुर्जा is a part of district Bulandshahr. It's a tier 3 city, right? But we have been able to shift families from normal vegetables to hydroponic vegetables. It's all about कि बंदे को क्या difference दिख रहा है, Okay. क्या qualities better दिख रही हैं. तो लोग ऐसा भी नहीं है कि लेंगे नहीं, लोग लेते हैं वेजिटेबल्स क्योंकि उन्हें डिफरेंस दिख रहा है. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दैट. It takes time actually. Honestly, it takes time लोगों को अवेयरनेस करने का, कैसे आप कर रहे हैं, मार्केटिंग टेक्निक्स आपकी क्या है, आप प्री सैम्पलिंग कर रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आपको क्यों प्रीमियम है और आप क्यों प्रीमियम देंगे. एज अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली हर कोई रेडी नहीं होता, ऑब्वियसली हम भी मिडिल क्लास फैमिली से, बट अगर किसी इंसान को पता लगेगा कि वो क्यों प्रीमियम दे रहा है, उसकी क्या वर्थ है, तो डेफिनेटली लोग देंगे. हम लोग को स्टार्टिंग में जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हो, ये प्राइमरी चैलेंज था हमारे लिए कि खुर्जा जैसे शहर में ये कैसे हम टेक्नोलॉजी लाएं और कैसे ये सेल करें, बट वी मेड इट पॉसिबल थ्रू एजुकेटिंग पीपल. ओके. अनंत यार, इस पे मेरा ना फॉलो अप क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे लास्ट 3-4 सालों में ना शार्क टैंक इंडिया बहुत पॉपुलर हुआ है, उसने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है. तो लोग, अब थोड़ा बहुत मैं भी बहुत उसका डाई हार्ड फैन कह सकते हो आप हूँ, डेली बेसिस पे मैं उसे फॉलो करता हूँ. तो उसमें ना ये बोलते हैं कि मतलब हमारी जो इंडिया की जनता है ना, उसे सस्ता चाहिए, ठीक है, ये एक है. वो ना मासेस की मेंटेलिटी है इंडिया में. तो उसमें हमारा जो मेन रोल प्ले करता है, जैसे अवनी ने बोला कि यार अगर आपकी हेल्थ है तो वो बंदा जिसके पास टाइम, जैसे अवनी ने बताया, जिसके पास टाइम क्रंच है और उसके पास पैसे की कमी नहीं है, प्लस वो अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहता है. तो अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा की डिफरेंशिएटर क्या है हाइड्रोपोनिक्स में आप दोनों के अकॉर्डिंग, तो वो क्या रहेगा सबसे बड़ा की डिफरेंशिएटर? अडल्ट्रेशन नहीं है हमारे में. आजकल 99.9% फ्रूट्स वेजिटेबल जो मिल रहे हैं मार्केट में, जो कि हम लोग भी हर फैमिली के लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें इस हद तक केमिकल्स हैं कि डाउन द लाइन जाके आपकी हेल्थ पे बहुत बड़ा असर आएगा. आजकल जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, छोटे छोटे एज में कैंसर हो रहे हैं, हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं. सो जो बिगेस्ट फैक्टर है, जो कि दिखता नहीं है आंखों से बट अंदर होता है, वो अवेयरनेस क्रिएट करने से होता है. सेकेंडली, आपको जो विजिबल डिफरेंस है, हमारी जो हर टाइप की वेजिटेबल हम लोग करते हैं वो विजिबली बहुत ब्यूटीफुल होती है, सिमिलर होती है एकदम, हर लीफ अलग दिखती है. ये वो रिव्यूज हैं, ये वो चीजें जो लोग हमको रिव्यू देते हैं और हम वो बता रहे हैं. एंड इसमें आई वुड शेयर समथिंग, मतलब विजिबली ब्यूटीफुल वेजिटेबल्स होती है. तो देयर वाज अ कस्टमर ऑफ आवर्स, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने काफी टाइम पहले ऑर्डर किया था एंड देन रिपीट ऑर्डर उनका काफी देर बाद आया. तो आई हैड अ कॉल विद हर. मैंने उनसे पूछा कि आपको अच्छा नहीं लगा या क्या आपका फीडबैक है. तो बोलती है कि मैंने आपसे क्यूकम्बर्स मंगाए थे, वो इतने सुंदर थे, मुझे लगा था आप लोगों ने कुछ पॉलिश किया है या फिर आप लोगों ने इसमें केमिकल्स डाले हैं. तो बिकॉज उनको पता नहीं था कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, उन्होंने फिर से अब जैसे, बिकॉज आई कीप ऑन टॉकिंग विद द कस्टमर्स बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर, उनको भी ज्यादा समझ आता है एंड यू आल्सो गेट टू नो कि व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू. तो उनसे बात करके मतलब उनका एकदम मिथ बस्ट किया मैंने कि मैम ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसे केमिकल्स डले हैं इसलिए सुंदर है, बट वी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी प्लांट इन अ सिमिलर मैनर. तो जो प्रोड्यूस है वो भी एकदम इक्वली ब्यूटीफुल होती है. सो नॉट जस्ट अपीयरेंस वाइज बट न्यूट्रिशनल वैल्यू वाइज एज वेल. सो दैट इज वन वेरी बिग की डिफरेंशिएटर. शेल्फ लाइफ का भी डिफरेंस है, बिकॉज केमिकल्स नहीं होते इसमें, तो इसका शेल्फ लाइफ भी ऑलमोस्ट 50 to 100% एक्स्ट्रा होता है. ओह, ग्रेट ग्रेट. अवनी, नेक्स्ट क्वेश्चन ना मेरा आपसे रहने वाला है. तो मेरे को ये समझना है, मतलब ये ना मतलब 2 क्वेश्चन मैंने मर्ज करके मैं पूछने वाला हूँ. तो एक ये कि यार मतलब आप, अगर मैं 2 साल पहले की आपकी जर्नी जितना मैं समझ रहा था आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से, तो आपके पास मतलब
जो एक 25-26 साल के बंदे में होना चाहिए वो सब कुछ था। एक FMS से मतलब यार ड्रीम कॉलेज है, जो बंदा MBA की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए लिटरली ड्रीम कॉलेज है MBA FMS। और उसके बाद इतना अच्छा पैकेज, मतलब 25 से 30 की रेंज में आपका पैकेज लगा ऑन कैंपस, तो वो भी खुद ही एक बहुत एक्सेप्शनल चीज़ है। लेकिन मेरे को ये समझना है कि यार आपके पास ऑप्शन था शहर की वो चार्मिंग लाइफ और वेल सेटल्ड जॉब थी और हर चीज़ था, Tier 1 सिटी, टीयर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने का भी आपके पास चांस था। लेकिन वो आपने चांस छोड़ा, गिव अप किया, और आप बुलंदशहर जैसी Tier 3 सिटी में, जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है, आप वो वाला जो एटीट्यूड है या फिर वो डेवलप कैसे किया आपने, मेरे को ये समझना है। और इसके बाद then I'll, based on your answer, then I'll be asking you follow-up question. Yeah, sure. So मतलब कुछ मोटिवेशनल बोलने के लिए लोग बोल सकते हैं, but I think I had this clarity. I had this clarity from the time when we were discussing about this idea. So as Anand mentioned, हम लोगों ने इस पे research करना start कर दिया था long back. Like हम लोग 3rd year of college में थे. He was almost a graduate, but मेरा 4th year भी था, right? तो हम उससे बात कर रहे थे, and then मतलब इनिशियली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, राइट? बट जैसे जैसे हमने इसके बारे में डिस्कस किया, पूरा इसका स्वॉट एनालिसिस सॉर्ट ऑफ किया कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तो उससे इतना समझ आया कि इट इज फॉर अ ग्रेटर गुड, ठीक है? अब क्या है, अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हो, आफ्टर अ टाइम, मतलब व्हाट आई फेल्ट वाज आफ्टर अ टाइम यू लूज द मोटिवेशन. That happened with me. So I had 3 jobs in total, and तीनों में कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या चल रहा है यार, वही रूटीन और ये सब, ठीक है? तो I wanted to do something that had enough challenges, right? And to be very frank, I was never lured by like a Tier 1 city ever in my life, right? So I wanted a peaceful life. Okay. Right? So you can call me a different person, but yeah, this is what I wanted, and I had this clarity. अगर ये भी था कि अगर ये सब नहीं होता तो भी मैं शायद जॉब नहीं कर रही होती, so that is for sure. अगर ये नहीं होता तो I would have been a teacher. That was very clear. That was very clear. But since we started this together, and I was very clear from the beginning कि कुछ साल मुझे काम करना है, कुछ साल मुझे पढ़ाई करनी है, and I just had to like get the right skill set for it, and then we have to invest both of our times in this. So like it's all about clarity that comes here, and this is how, as you can call it, the move from a Tier 1 city to Tier 3 city. It was very easy for me in that sense. Okay. अवनी, मेरे को ना एक चीज और समझनी है कि यार लोग ये बोलते हैं ना कि यार जो हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, वो हम अपनी रियल लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये बहुत बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हर बंदे के दिमाग में आता है। मेरे को आपसे समझना है कि जो भी आपने अपनी MBA जर्नी में सीखा या फिर BTech की जर्नी में सीखा, वो आप अपने करंट बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हो। प्लस जैसे आपने बताया कि अनंत इज टेकिंग केयर ऑफ द ऑपरेशनल पार्ट एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग पार्ट। तो एक तो पहला यही कि आपने जो भी पढ़ाई की, एकेडमिक बैकग्राउंड, वो आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर रहे हो, पहला क्वेश्चन। और दूसरा फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि आप एज अ आप अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अप्लाई कर रहे हो, और आपका ब्रांडिंग का क्या गेम है, मतलब आप पोदार फार्म्स को या फिर हाइड्रोपोनिक्स को लोगों के बीच कैसे पॉपुलर कर रहे हो, अवेयरनेस कैसे स्प्रेड कर रहे हो? ओके, सो आई विल आंसर इट बिट बाय बिट. सो पहले आपने पूछा कि कैसे मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इज हेल्पिंग मी टू द वर्क हियर, राइट? सो सी, MBA में व्हाट यू कैन से इज इनिशियली आपको सब कुछ पढ़ाते हैं, राइट? आपको फाइनेंस भी पढ़ाएंगे, आपको मार्केटिंग भी पढ़ाएंगे, आपको ऑपरेशंस भी पढ़ाएंगे, एंड देन एज पर योर इंटरेस्ट यू कैन चूज द नेक्स्ट थिंग. सेकंड ईयर में आपको सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, अपना माइनर और मेजर सिलेक्ट करने होते हैं, आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं. Now since I had this in back of my mind that I have to like work on something जो मुझे आगे काम आए, या मुझे वही पढ़ना है जो मुझे आगे काम आए, right? So MBA taught me things related to marketing. It made me very clear कि लोगों को क्या पसंद आता है, किस टाइप के ऑडियंस को आपको टारगेट करना चाहिए, किस टाइप के
मतलब हर चीज आपको जो अभी हम कर रहे हैं, आई थिंक आई ओ इट टू MBA, राइट? Oh. आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है MBA, राइट? दैट इज वन वेरी बिग थिंग, वेरी एंड आपको रिस्क टेकिंग बनाता है, आपको इतना पॉलिश कर देता है एक MBA कि आपको डर नहीं लगता. आई वाज अ वेरी शाय इंट्रोवर्ट पर्सन इन स्कूल, right? Always very submissive, very like teacher का प्यारा बच्चा, right? And you know that for a Yeah. reason, right? So but both BTech changed me a little bit. BTech made me extrovert, and I would say MBA polished that extrovert, Okay. right? So that is one thing that I'm grateful for. So मैं एक चीज personally बोलना चाहूंगी for everyone who's like viewing or like watching this podcast, that कुछ भी चीज का ना शॉर्टकट नहीं है. आप पढ़ाई करो मेरे हिसाब से, क्योंकि हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है. हर मतलब आप छोटा से छोटा क्लास भी ले रहे हो ना, उससे कुछ ना कुछ आपको इनडायरेक्टली सीखने को मिल रहा है, भले ही आप उसमें अटेंशन पे नहीं कर रहे हो, राइट? आपको चालू बनाती है, जुगाड़बाज बनाती है, एंड व्हाट कैन आई से, मतलब आपको स्मार्ट बनाती है. सो वेदर इट बी MBA, वेदर इट बी एनी अदर डिग्री, तो मेरे हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, बिकॉज यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, इवन इफ द कोर्स इज नॉट टीचिंग यू एनीथिंग, बट द पीपल विल. Lot of experiences, lot of stories, they will make you smart. This is one thing. And आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कोई एक बिजनेस रन करने के लिए. आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको लोगों की मेंटालिटी पता होनी पड़ेगी, लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. अगर हम कोई ब्रांड चला रहे हैं, हम कस्टमर फेसिंग कुछ बना रहे हैं, हमें B2C करना है, तो हमें पता तो होना चाहिए लोग क्या सोचते हैं, अलग अलग रीजन के लोग क्या सोचते हैं. तो मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग MBA से जो मुझे मिली, आई गॉट टू मीट पीपल फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इवन अब्रॉड एज वेल, राइट? तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का आपको पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का आपको थॉट प्रोसेस पता चलता है. ओके. तो वो सबसे बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए, एंड आपको वो पता होगा तभी आप उनके लिए कुछ बना पाओगे, राइट? सही बात. So that is one thing that I am really thankful for, कि मुझे ये opportunity मिली. Right? Skills अलग चीज है, जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हैं वो अलग है, आप काम करते हो जॉब में. My job was equally like polished me very well, because उसमें मुझे पता चला कि एक ऐप कैसे बनता है, ठीक है? टेक्निकल का बंदा होके मुझे बाद में पता चला कैसे ऐप बनता है, while I was working on it. ऐप बन रहा है, and then I was the one telling the developer कि तुम इसको ये डालो, ये फीचर डालो, ये ऐसे काम करना चाहिए, ये यूजर एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज कस्टमर इज गॉड, राइट? ओके. आपका ऐप डाउनलोड नहीं होगा तो क्या कर लोगे, आपकी सैलरी नहीं आएगी. तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट विद द कस्टमर. आप कस्टमर के साथ तभी कनेक्ट कर पाओगे व्हेन यू आर अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग. सो ऑल ऑफ दिस MBA gave me, and all of this again then my job taught me. Okay. So these are some of the learnings जो कि आप और सिर्फ बिजनेस में नहीं, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, राइट? सही बात, सही बात. So this is one thing. Second question that you asked was, sorry I forgot. हाँ, तो वो था कि लाइक अभी आप अपने हाइड्रोपोनिक्स और पौधार फार्म्स को अपलिफ्ट करने के लिए और पॉपुलर करने के लिए, जो आपका मेन कोर एक्सपर्टीज है जिसमें ब्रांडिंग में और मार्केटिंग साइड में, तो उसके लिए आप क्या-क्या मेजर्स ले रहे हो अभी? सी कनेक्ट करने के लिए ऑडियंस से सबसे पहले अवेयर करना उन्हें जरूरी है, राइट? है ना? आपको कुछ सामान उन्हें बेचना है तो यू हैव टू टेल देम कि आपको ये प्रॉब्लम है, उन्हें आइडेंटिफाई होना चाहिए आपके कंटेंट के साथ, ठीक है? आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट एज वेल फॉर अ सोशल मीडिया. अभी तक इट वाज पैसिव, बट नाउ आई एम ट्राइंग कि थोड़ा ऐसे एक्टिव कंटेंट हो, कॉन्वर्सेशनल कंटेंट हो, राइट? एंड दैट इज टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, राइट? आप सोशल मीडिया का वो जानते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, सॉर्ट ऑफ, राइट? तो आप जब तक बढ़ चढ़ के बताओगे नहीं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये यूज करो, कैसे कस्टमर आपसे कनेक्ट करेगा? सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेज where we are making the customers connect with us by posting anecdotes जो उनकी लाइफ में चल रहा है, राइट? तो आपको थोड़ा प्रीएम्प्टिव होना पड़ेगा कि बंदे को ये प्रॉब्लम आ रही है एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट. तो एज मार्केटियर्स, एज लाइक एंटरप्रेन्योर्स,
we have to be on our toes and give them solutions beforehand. So currently we Okay. are focusing on lifestyle diseases. So आप लोग देखते हैं कि डायबिटीज हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, हमारे एज के लोगों को डायबिटीज हो रहा है, देन बीपी का प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर स्ट्रेस्ड, दे आर नॉट गिविंग देमसेल्व्स द राइट अमाउंट ऑफ केयर एंड टाइम, राइट? क्योंकि सब एक रेस में भाग रहे हैं, बिकॉज सही बात है ना, तो किसी के पास अपना देख रेख करने का कोई टाइम नहीं है, इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग लाइफ। है। तो उनको अब अगर बोलोगे कि तुम रुको, थमो और फिर कुछ करो, तो कोई नहीं सुनने वाला। वो जैसा चल रहा है वो चलेगा, उसके बीच में अगर तुम उसके पेस पे उसको हेल्प कर सकते हो तो यू आर रेलेवेंट। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग रेलेवेंट। सो आवर एजेंडा इज ऑल अबाउट बीइंग रेलेवेंट एंड गिविंग देम व्हाट दे वांट wherever they want. Okay. So this is like what we are following. Great. But Avni, like in marketing, whenever you prepare the marketing strategies, so अब जब भी आप मार्केटिंग करते हो तो आप कभी नई सिटीज में भी जाते हो, तो आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हो जब भी आप नई सिटीज में जा रहे हो तो आपको उस सिटी में आपका न्यू कस्टमर मिल जाएगा? तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, उसके लिए आपकी क्या अप्रोच रहती है किसी भी न्यू सिटी या किसी एरिया को अप्रोच करने से पहले? See, अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं टियर 1 सिटीज, टियर 1 टियर 2 सिटीज, राइट? एंड अगर आप देखो लाइफ इन ऑल ऑफ दीज टियर 1 टियर 2 सिटीज इज सिमिलर, बिकॉज द प्रोफाइल ऑफ द पीपल इज सिमिलर। अगर आप गुड़गांव और बैंगलोर को कंपेयर कर रहे हो तो प्रोफाइल सिमिलर है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, करेक्ट, और सर्विस वाली पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अभी हम ऐसी सिटीज को केटर कर रहे हैं जो थोड़ी लाइक हैं, जो एक दूसरे से सिमिलर है। हैदराबाद अगर आप देखो तो भी वहाँ सेम स्टोरी आती है, वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सिंस हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि उनको न्यूट्रिशन देना उनके पेस पे, तो वो इन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, उसके पास टाइम की कमी है। तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है अभी हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। एंड टारगेट ऑडियंस सिंस हमने क्लासिफाई कर लिया है तो उसकी नीड्स अलग अलग ज्योग्राफीज में भी वही रहेगी, राइट, मोर और लेस, है ना? तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि एक ही कंटेंट हम अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे वो रेलेवेंट रहता है, राइट? तो इसलिए इतनी डिफिकल्टी नहीं आती। ओके। एंड जैसे अभी आपने बात करा, जैसे हाइड्रोपोनिक एक टेक्नोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया है, तो ये आइडिया कितना फिजिबल है कि कॉमन फार्मर्स, कॉमन पीपल्स इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय देयर ओन? I think Anand will be better able to answer this since so it is bit of technical thing and every ट्रेडिशनल फार्मर में नॉट डू दिस। इसके लिए थोड़ा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहता है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज चाहिए, थोड़ा टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। सो आई वोंट से कि इट इज इजी एंड एनीवन और कोई भी शुरू कर सकता है, बट यस अगर आप इसमें फुल्ली इन्वॉल्व हैं, इफ यू आर रेडी टू पुट इन टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, देन यस यू कैन स्टार्ट इट एंड आई थिंक इन 6 or 8 months you can be professional handling farm operations in an efficient way. आजकल जो गवर्नमेंट है उसके भी काफी रोल है इसको प्रमोट करने का, सब्सिडीज वगैरह भी हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। So yes, since it's a booming industry, I think new people are coming into it and they are taking this opportunity. But I would like to mention, I would just like to mention one thing. New people are coming into this industry, but this industry, like any other job, requires a lot of attention and care. ये सेल्फ मोड पे चलने वाली इंडस्ट्री नहीं है। लाइक इंडियन एग्रीकल्चर जो है, किसान थोड़े थोड़े टाइम में बीज बो देगा एंड देन अगर उसकी प्रॉपर केयर नहीं करोगे तो इस इंडस्ट्री में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब यू नीड टू प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देन प्रॉपर सर्वेलेंस। तो अनंत, जैसे अभी आपने गवर्नमेंट सपोर्ट की बात की, लाइक आई वाज फॉलोइंग एंड एनालाइजिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल। तो अभी लाइक कुछ मंथ्स पहले आपको यूपी के सीएम मिस्टर योगी आदित्यनाथ से भी कुछ अवार्ड मिला हुआ था, तो हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो जो हमारे लास्ट 3-4 years से एफर्ट्स चल रहे हैं टू पॉपुलराइज दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी से हम कैसे अपने कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं, हम
इससे इम्पोर्टेंटली हम कैसे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, अपने जो भी हम ग्रो कर रहे हैं उनको डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया हम लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा हम और बहुत सारी चीजें हमने ऐड करी अपने पोर्टफोलियो में। तो वो जो भी हमारा काम है लास्ट 3-4 ईयर्स से, उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमको ये अवार्ड दिया गया था। ओके, मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर इट। थैंक यू। अनंत यार, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मतलब यार आप इसे खुर्जा में रह के तो इसे आप इतना बड़ा नहीं बना पाएंगे, ठीक है? या फिर आपको लगता है कि ये खुर्जा में रह के मतलब आपका इसका एक्सपेंशन का क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या अप्रोच आप अपनाने वाले हैं अगले 5-6 सालों में? मतलब मेरे को आपका ना विजन समझना है, मतलब आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हर चीज बहुत अच्छी है, बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन इसे मासेस तक पहुंचाने के लिए, इसे एक्सपेंड करने के लिए, ताकि ये अगर मैं मेट्रो सिटीज की भी बात करूं तो अगर मैं बहुत ही कम परसेंटेज भी लूं तो मोटा मोटा 20-30 करोड़ लोग तो रहते ही होंगे मेट्रो सिटीज में। तो हम मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप कैसे कैटर करने वाले हैं? आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया कि आपके खुर्जा के थ्रू आप बड़ा स्केल कर सकते हैं नहीं। सो देयर इज इट मे और मे नॉट हैपन, दोनों पॉइंट्स है। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन मार्केटिंग वाया आर सोशल मीडिया। हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे बहुत एक्टिव हैं, हमारे बहुत ऑर्डर्स उसके थ्रू ऑलरेडी शिप हो रहे हैं। हम लोग इन लोग के जो वेयर हाउसेज होते हैं उस पे भी हमारी काफी शिपिंग होती है। बट अगेन अगर हम बिग और बड़े स्केल पे जाना चाहें तो हमको रिटेलर्स के थ्रू हमको मार्केट में ऐड करना पड़ेगा अपने आप को। वो हमारे पाइपलाइन में है, बट करेंटली आवर फोकस इज टू इंक्रीज आवर सोशल मीडिया प्रेजेंस। हमारे वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर्स बढ़े, हमारे जो और ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनके थ्रू बढ़े, बस ये। बट यस, couple of years from now we are planning to come सीधा B2C retailers के थ्रू। so let's hope कि वो हमारा प्लान जल्दी हो जाए एक्चुअलाइज। And one more thing, like it might be confusing for the viewers. I just want to clarify it here. All of this, we are focusing on value-added hydroponic vegetables. All of it we are talking about is value-added hydroponic vegetables, not the fresh ones. Because fresh को अगर आप आगे पहुंचाते हैं तो उसमें बहुत limitations हैं. You need a cold chain for it, right? And then उसके केस में scalability issue हो सकता है. Because fresh vegetables को scale करना difficult है, because land is a limitation, right? Facility is a limitation, right? And अगर आप करना चाहते हैं तो आप फिर collaborate करिए like-minded people के साथ. Like जो और हाइड्रोपोनिक फार्म्स है उनके साथ आप कोलैबोरेट करिए या फिर उनको कंसल्ट करिए. So that is one way of doing it. But currently what our focus is to add value to these vegetables in terms of dehydration or in terms of making some flakes, seasonings, etc. And then giving all of this benefit to the modern Indian man or woman who's working. So that I just wanted to clear the picture here. Okay. Just our concluding question from my side, वो आप बहुत ही मतलब नटशेल में बता सकते हैं कि जो आपकी किस वर्टिकल में भी आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी क्या प्रोडक्ट रेंज है, एंड देन वी विल बी एंडिंग आवर दिस टुडे's session. Sure. So we started with hydroponic vegetables. Like हम अपने फार्म में vegetables grow करते हैं, like bell pepper, cucumbers, and उसके अलावा zucchini. We almost grow around 20 to 25 types of different green leafy herbs, exotic vegetables and fruits. So we started in 2020. इसके बाद after 1 year we realized कि हम अपने जो B2C हमारा मार्केट है वो नियर बाय है, and since ये पेरिशेबल है, सो हम बड़े टीयर 1 सिटीज पे शिप नहीं कर सकते फॉर आवर B2C कस्टमर्स. सो वी स्टार्टेड टाइंग अप विद एग्रीगेटर्स, हम लोग उनको सप्लाई करने लग गए. बट फास्ट फॉरवर्ड वी फेल्ड कि अगर हम लोग को स्केल अप करना है ऑल ओवर इंडिया, अगर हमको अपना मार्केट प्रेजेंस बढ़ाना है तो हमको इसमें वैल्यू एडिशन करना इज अ मस्ट. So we entered into dehydration. हमने हल्दी ग्रो करके डिहाइड्रेशन किया, अपने एक्सोटिक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक्सोटिक लीव्स को डिहाइड्रेशन करना स्टार्ट करा. फिर उसके बाद वी फेल्ट कि और हमको एडिशन करना चाहिए. देन वी एंटर्ड इनटू वुड प्रेस्ड ऑयल्स, लकड़ी खानी जो तेल होता है.
इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये रूम टेम्परेचर पे जो लकड़ी कोलू होता है उससे निकलता है, सो इट इज न्यूट्रिशियस। ये इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल की जगह, सो इट इज हेल्दी नॉट हार्मफुल। सो इसके बाद फिर हमने हेल्दी स्नैक्स में एंटर किया फॉर हेल्दी मंचिंग वगैरह, इट इज अ बिग हिट फॉर अस। फिर हमने हेल्दी नट्स वगैरह में एंटर किया, फिर रिसेंटली वी हैव एंटर्ड इनटू हनी एज वेल। So we are trying to build a portfolio around healthy eating. We are now working on healthy multigrain atta. So let's see when it is launched. Yeah. Great, So great. all in all, the complete portfolio is to cater to the modern Indian man, right? And again and again, I'm focusing on my target audience. So that's how we are playing with it. Yeah. So Avni and Anand, that was all from mine and Sachin's side. You know, it was an honor to have you both on our platform. मतलब काफी कुछ सीखने को मिला। मतलब आपकी मैं अपनी व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि यार 10 अनंत और अवनी ने 2014 में 12th की थी, तो 10 साल की जर्नी है। 10 साल की जर्नी हमें 30-40 मिनट के ही ड्यूरेशन में बतानी होती है। तो अगर अभी हम बात करेंगे तो बहुत स्ट्रेच हो जाएगा, बट यू नो हमने यही सोचा था कि प्री कनेक्ट में हमने ये सोचा था कि यार जो मेन इवेंट्स हुए हैं लाइफ में, जो कि टर्निंग पॉइंट्स हैं, जो कि चैलेंजेस फेस किए, कि अगर मैं पूरी वीडियो को नटशेल में बताऊं कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, फिर इतनी अच्छी वेल पेइंग जॉब से मेट्रो सिटी में वेल सेटल थे, वहां से आके टियर 3 सिटी में कैसे रहे, हाइड्रोपोनिक्स की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्लैरिटी कैसे आई, और जो भी कुछ सीखा था ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में वो अप्लाई कैसे किया, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई किया, सॉल्यूशन कैसे दे रहा है, और जो कि अपना इन्होंने प्रोडक्ट का की डिफरेंशिएटर बताया। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए अवनी और अनंत की जर्नी में। फ्रॉम अकेडमिक से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। वो क्लैरिटी, जैसे लोग बोलते हैं, मतलब मैंने ये एक बहुत नोशन है कि यार जो मैं पढ़ता हूँ वो डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, बट अवनी और अनंत ने हमें ये बताया कि यार जो भी हमने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सीखा है वो हम रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होती। तो वो एटीट्यूड, वो बॉडी लैंग्वेज और वो शेयर हार्डवर्क जो जरूरी है, हम इनकी स्टोरी से सीख सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच अनंत एंड अवनी फॉर अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू, and best wishes from my side. Thank you for your business. Thank you guys. Thank And you. you guys are doing a great job. Yes. Yeah, connecting people who have done something different with the people who are aspiring to do or build something of their own. So it's a very noble cause. So hats off to you guys. Yeah, thank you so much. Okay, so have a nice day. Bye bye. Take care. Yeah, you too. Thank you. Bye. Thank you. Take care.